हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस चैप्टर। तो ये है क्लास 12th बायोलॉजी का एक चैप्टर और यहाँ पे बेसिकली हमें बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। और यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है, कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है, उसके टूल्स एंड टेक्निक्स इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है उसी को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। सो इट डील्स विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। अगर हम प्रिंसिपल की बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल क्या होता है, तो बेसिकली इसके दो प्रिंसिपल्स हैं। एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है एक ऐसी टेक्निक जहाँ पर जो डीएनए है यानी जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी केमिस्ट्री को ऑल्टर किया जाता है और यहाँ पर उसके बाद इसे होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस किया जाता है और इस वजह से जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है उसका फिनोटाइप चेंज होता है। इसी को हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसको आगे चल के और भी हम समझेंगे। दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस। स्टेराइल एम्बियंस का मतलब क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें चाहिए यानी डिज़ायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हो, अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, उसी को ही हम स्टेराइल इन्वायरमेंट या स्टेराइल एम्बियंस कहते हैं। तो इसको भी मेंटेन करने में बायोटेक्नोलॉजी हमें हेल्प करती है या बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल है ये। अब बात करेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए प्रीरिक्विजिट्स क्या हैं यानी कि टूल्स क्या क्या चाहिए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए हमें एक नेटिव डीएनए चाहिए जिसके पास एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो, एक फॉरेन डीएनए चाहिए, एक प्लाज्मिड चाहिए, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, एक लाइगेज एंजाइम चाहिए और एक होस्ट चाहिए। ठीक है। तो अभी अगर आपको इस टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, बट हमें पता है ऑलरेडी हम 12th में पढ़ चुके हैं, पर हो सकता है हमारा टच इस टॉपिक से अब ना रहा हो। तो जब हम अब इसको समझेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है। देखिए, मैं आपको एक बेसिक आइडिया देती हूँ कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है वो क्या है। एक्चुअली में हम क्या करते हैं कि किसी एक ऑर्गेनिज्म से डीएनए का एक पोर्शन लेते हैं और उसको किसी और ऑर्गेनिज्म में लाइगेट कर देते हैं, तो जिससे कि एक नया डीएनए बन जाता है जिसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। तो सबसे पहले ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये किसने बनाया था? तो ये जो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको बनाने का, कंस्ट्रक्ट करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है दो साइंटिस्ट थे, स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर। ठीक है। सो दे अकम्प्लिश्ड दिस इन 1972। तो अब ये हुआ कैसे था, किस चीज़ पे काम हुआ था? तो यहाँ पे उन्होंने लिंक किया था एक जीन विच इज़ एन एंटीबायोटिक एनकोडिंग जीन या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एनकोडिंग जीन विद अ नेटिव प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफिमोरियम। सैल्मोनेला टाइफिमोरियम का इस्तेमाल करके यानी उसके प्लाज्मिड का इस्तेमाल करके इन्होंने एक था जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता था, उसको लेके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। तो ये बनाया था स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर ने। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो कई बार डायरेक्टली इस लाइन से भी क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले कौन से ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया गया था, कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। करते हैं बेसिक आइडिया की कि आइडिया क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, एक फॉरेन डीएनए या फिर कहें जीन ऑफ इंटरेस्ट और प्लाज्मिड डीएनए, इनको कट किया जाता है विद द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। मतलब एंजाइम की हेल्प से पहले जो हमारा डिज़ायर्ड डीएनए है या फॉरेन डीएनए है उसको कट करते हैं। ठीक है। और यानी कि उसको अलग करते हैं बाकी डीएनए से जहाँ से भी हम उसको आइसोलेट कर रहे हैं। उसके बाद प्लाज्मिड डीएनए को भी उसी सेम एंजाइम से कट करते हैं जिससे कि हमने फॉरेन डीएनए को किया है। उसके बाद फॉरेन डीएनए को लाइगेट कर देते हैं प्लाज्मिड के साथ में और वो होता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम। उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो अभी हमारा बन गया है इसको होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उसके बाद जो हमारा मान लीजिए कि होस्ट जो है हमारा ई कोलाई बैक्टीरिया है या कोई और बैक्टीरिया है,
तो या कुछ कोई भी ऑर्गेनिज्म है, तो अब जब हमने उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जो ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी है उसके अंदर हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट किया, तो हो सकता है कुछ ऑर्गेनिज्म में वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ना गया हो। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो रिकॉम्बिनेंट्स होंगे, मतलब जिनके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनके अंदर नहीं होगा। तो अगला स्टेप होता है रिकॉम्बिनेंट्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग करना। उसके बाद रिकॉम्बिनेंट्स को जब हम सेपरेट कर लेते हैं तो फिर रिकॉम्बिनेंट्स को फर्दर रेप्लिकेट किया जाता है, जिस प्रोसेस को हम क्लोनिंग कहते हैं। मतलब हमारा मोटो असली तो यही है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का, कि हम कोई डिज़ायर्ड जीन है जिसकी बहुत सारी कॉपी बनाना चाहते हैं, क्लोन करवाना चाहते हैं उसको। और दूसरा मोटो ये होता है कि हो सकता है कि हम उसको क्लोन तो करवाना चाहते हो, साथ साथ में हम उसका एक्सप्रेशन भी करवाना चाहते हो। तो यहाँ पर से क्लोनिंग की बात कही गई है, ठीक है, कि डिज़ायर्ड जो डीएनए है या जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको फिर हम क्लोन करवाते हैं, यानी उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बनवाते हैं। इसके बाद बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की। अब आप बार बार सोच रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो 1963 में 2 एंजाइम्स थे जो कि बैक्टीरियोफेज जो होता है उसकी ग्रोथ नहीं होने दे रहे थे ई कोलाई में। तो जब ये स्टडी की जा रही थी, तो ये इस्चेरिशिया कोलाई एक बैक्टीरिया होता है, उस पर स्टडी की जा रही थी। तो उसके अंदर ऐसे 2 एंजाइम्स मिले जो कि बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोकते थे उसके अंदर होने से, यानी बैक्टीरियोफेज यानी कि जो वायरस होता है, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो ई कोलाई का जो बैक्टीरियोफेज था जो उस पर ग्रो करने की कोशिश कर रहा था, तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा था ग्रोथ को 2 एंजाइम, ठीक है। तो ई कोलाई के अंदर 2 एंजाइम इस ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, यानी ई कोलाई को बचा रहे थे बैक्टीरियोफेज के अटैक से। इस वजह से इन एंजाइम्स को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा गया, और यहीं से फिर इस चीज़ की शुरुआत हुई कि बैक्टीरिया के अंदर से इन एंजाइम्स को आइसोलेट किया जाने लग गया और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इनका यूज़ होने लगा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी कहा जाता है, क्योंकि ये डीएनए फ्रेगमेंट में से कहीं से भी अंदर कट लगा सकते हैं और जो हमारा डिज़ायर्ड फ्रेगमेंट है वो हमें मिल सकता है, ठीक है। तो आइडिया बस यही है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जिनको मॉलिक्यूलर सिजर्स भी कहा जाता है, वो क्या करते हैं, जो भी हमें, जैसे डीएनए का हमें पता है बहुत बड़ा थ्रेड होता है, तो उस थ्रेड में से अगर हमें कोई फ्रेगमेंट निकालना है तो हमें एक सिज़र की ज़रूरत होगी। और यहाँ पे हमारे बॉडी में या फिर ये कहें कि हमारे नेचर में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये जो सिज़र होती हैं, स्पेशली क्योंकि ये बैक्टीरियल ओरिजिन की हैं, तो बैक्टीरिया के अंदर ऐसे ही कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि डीएनए को कट करने की क्षमता रखते हैं, और उसी को ही हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। जो पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था जो कि आइसोलेट किया गया था, वो था हिंद सेकेंड। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। Every restriction enzyme have particular sequence at which it cut the DNA that is known as रिकग्निशन सीक्वेंस। हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का अपना एक सीक्वेंस होता है जिसको वो रीड करता है और वहीं पर ही कट लगा सकता है। मतलब कि उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन फीडेड है एंजाइम के कि जहाँ पे भी ये सीक्वेंस दिखेगा पर्टिकुलर, वहीं पे कट लगाना है। मतलब कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को रीड करके वो कट लगाता है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी कट लगा देंगे। और हर एक एंजाइम के लिए, हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए वो रिकग्निशन सीक्वेंस, यानी जहाँ पर वो रिकग्नाइज करके कट लगाएगा वो अलग होता है, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस को क्या कहा जाता है, रिकग्निशन सीक्वेंस कहा जाता है। और आज की डेट में लगभग 900 से भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को आइसोलेट किया जा सका है फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। यानी 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से 900 से भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट कर लिया गया है अब तक। और जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो हो सकता है और भी एंजाइम जो है आइसोलेट हो गए हों अब तक। अब बात करते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो नाम होता है, जैसे अभी हमने हिंद सेकेंड सुना, ऐसे EcoR1 होता है, PSV1 होता है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के एंजाइम्स का नाम होता है। तो इस नाम का मतलब क्या है, ये नाम आया कहाँ से, ठीक है, नेमिंग कैसे होती है उसको समझते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, बड़ा फेमस सा एग्जाम्पल है EcoR1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का। इसके नाम का मतलब क्या है, ये जो हम आज पढ़ रहे हैं ये सभी एंजाइम्स के लिए ट्रू है। उन एंजाइम्स में भी इसी तरीके से नेमिंग की जाती है जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं। जैसे EcoR1 की बात करते हैं तो जो पहला लेटर है E, जो कि कैपिटल है, वो दर्शाता है उस बैक्टीरिया के जीनस को जहाँ से इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट किया गया है। बाद के जो लेटर्स हैं यानी कि C और O, वो दिखाते हैं स्पीशीज़ को, उस बैक्टीरिया की जहाँ से इसको आइसोलेट किया गया है।
नेक्स्ट जो लेटर है जिसको कैपिटल से शो किया गया है वो स्ट्रेन को बताता है, यानी बैक्टीरिया का स्ट्रेन क्या है जहाँ से इसको आइसोलेट किया गया है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को। जो लास्ट में रोमन न्यूमरल है वो दिखाता है द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, मतलब कि जो बैक्टीरिया जिसमें से इसको आइसोलेट किया गया है तो उसमें से इसको कितने नंबर पे आइसोलेट किया गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर उस बैक्टीरिया से टोटल 6 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट किया गया तो जो पर्टिकुलर एंजाइम का हम नाम दे रहे हैं उसको कितने नंबर पे आइसोलेट किया गया। फॉर एग्जांपल सेकंड एंजाइम था वो उसको आइसोलेट किया गया सेकंड नंबर पे, तो फिर उसका जो रोमन न्यूमरल आएगा वो 2 आएगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। अगर हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करते हैं तो ये ऐसे एंजाइम्स हैं जिनका एक ग्रुप होता है जिनको न्यूक्लियसेस कहते हैं। तो न्यूक्लियसेस एंजाइम का जो ग्रुप होता है उसमें 2 तरीके के न्यूक्लियसेस होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस वो एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को एंड से कट करते हैं, जबकि एंडोन्यूक्लियस वो होते हैं जो डीएनए को किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन से कट कर सकते हैं डीएनए के अंदर भी, ठीक है, जबकि एक्सोन्यूक्लियस एंड से कट कर सकते हैं बस, पर एंडोन्यूक्लियस जो हैं वो अंदर से कट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में, यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है काम कैसे करते हैं, कैसे डीएनए को कट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो डीएनए होता है उसको रीड किया जाता है और फिर ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं ये उसको रीड करते हैं और एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को सर्च करते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगी। फिर जैसे उनको वो अपना पर्टिकुलर सीक्वेंस मिल जाता है तो वहाँ पर कट लगाया जाता है, और कट जो लगता है दोनों स्ट्रैंड में लगता है क्योंकि आपको पता है कि डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड है। उसके बाद कट लगने के बाद या तो स्टिकी एंड्स क्रिएट होते हैं या ब्लंट एंड्स क्रिएट होते हैं। कहते हैं कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, ऐसा सीक्वेंस जिसको दोनों साइड से रीड करने पर सेम रीड हो उसी को ही हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। आसान भाषा में इसको समझते हैं, जैसे कि जो शब्द है मलयालम, मलयालम को अगर हम कहें कि लेफ़्ट से राइट अगर हम इसको रीड करें तो भी मलयालम ही रीड होगा, और अगर राइट से लेफ़्ट रीड करें तो भी मलयालम ही हम पढ़ पा रहे हैं। तो ऐसे सीक्वेंस को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। अब जैसे जो डीएनए है हमारा वो डबल स्ट्रैंडेड है, हमें ये वाली बात पता है। तो डीएनए का एक स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम पोलैरिटी वाला होता है और दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम पोलैरिटी वाला होता है। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस अगर डीएनए में हम बात करते हैं तो ऐसा सीक्वेंस है कि अगर उस डीएनए को हम 5 प्राइम से 3 प्राइम रीड करें तो भी वही सीक्वेंस आए, दूसरे स्ट्रैंड को भी इसी तरीके से करें तो भी वही आए, है ना। तो मतलब एक साइड से करें तो भी वो वही आए और दूसरी साइड से करें तो भी वही आए। तो जैसे ये वाला जो सीक्वेंस यहाँ पर लिखा हुआ है GAATTC, तो अगर हम इसको पहले स्ट्रैंड को सीधा रीड कर रहे हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट तो ये आ रहा है GAATTC, और जब हम इसको दूसरी साइड से नीचे वाले स्ट्रैंड को रीड करें तो भी आ रहा है GAATTC। तो इसको हम कह रहे हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा था स्टिकी एंड्स या ब्लंट एंड क्रिएट होंगे। इसका क्या मतलब है, जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहीं पर भी डीएनए में कट लगाता है तो 2 तरीके के एंड्स क्रिएट हो सकते हैं, या तो स्टिकी एंड्स जिनको हम कह सकते हैं चिपचिपे एंड्स, और ब्लंट एंड्स जो कि चिपचिपे ना हो। इनको ऐसे क्यों कहा गया है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो स्टिकी एंड्स का क्या मतलब है, जैसे अभी ऊपर वाला पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हमने पढ़ा GAATTC, ठीक है। तो ये वाला जो सीक्वेंस है GAATTC ये रिकग्निशन सीक्वेंस है EcoR1 एंजाइम का, ठीक है। अब EcoR1 को जहाँ पर भी ये रिकग्निशन सीक्वेंस दिखता है वो वहीं पर बैठ जाता है और वहाँ पर उस सीक्वेंस में G और A के बीच में कट लगाता है दोनों स्ट्रैंड्स में। तो जो स्ट्रैंड ऊपर वाला है जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम से 3 प्राइम है उसमें भी ये G और A के बीच में कट लगाएगा, और जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 प्राइम से 5 प्राइम है वहाँ पर भी ये G और A के बीच में कट लगाएगा। तो इस वजह से यहाँ 2 तरीके के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। एक में ऊपर G होगा और नीचे CTTAA होगा, और दूसरे वाले में AATTC ऊपर होगा और नीचे G होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले फ्रेगमेंट में TTAA में कोई भी पेयरिंग नहीं है, मतलब इनके अपोजिट कोई भी न्यूक्लियोटाइड नहीं है, जबकि जो दूसरे वाला फ्रेगमेंट है उसमें AATT वाला जो है वहाँ पर कोई भी अपोजिट न्यूक्लियोटाइड्स नहीं है। तो इसका मतलब ये जो एंड है ये कैसे रह गए, खाली रह गए, और अगर इनका कॉम्प्लीमेंट्री इनको न्यूक्लियोटाइड कहीं भी मिलेगा तो ये उससे स्टिक कर जाएंगे यानी चिपक जाएंगे, इसलिए ऐसे एंड्स को स्टिकी एंड्स कहा जाता है। जबकि ब्लंट एंड की अगर बात करें तो देखिए जैसे एक एग्जांपल है EcoR5 जो है, EcoR5 जो एंजाइम होता है उसका रिकग्निशन सीक्वेंस है GTAATC। तो यहाँ पर
ये ए और ए के बीच में जो है कट लगाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जब कट लगता है तो ये जो एंड्स क्रिएट होते हैं ये ब्लंट एंड्स क्रिएट होते हैं, यानी ये किसी से चिपकेंगे नहीं, स्टिक नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे बनता है एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो सबसे पहले फॉरेन डीएनए हमारे पास एक होता है जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, मतलब वो एरिया जिसको हमें काट कर अलग करना है। तो इस फॉरेन डीएनए पर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है और उस डिज़ायर्ड फ्रेगमेंट यानी जो फॉरेन डीएनए है उसको फ्रेगमेंट्स में कट किया जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पे ज़रूरत होती है एक वेक्टर डीएनए की, मतलब एक ऐसा डीएनए चाहिए जो इस मतलब एक ऐसा डीएनए चाहिए जो इस हमारे फॉरेन डीएनए को या जीन ऑफ इंटरेस्ट को अपने अंदर चिपका ले, यानी लाइगेट कर ले, और उसके बाद इस पूरे डीएनए को, जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा, इसको होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र किया जा सके। वेक्टर डीएनए क्या होता है, इसका क्यों यूज़ करते हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे। फ़िलहाल आप इन स्टेप्स को समझें कि वेक्टर डीएनए हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कि हमें कहीं पहुंचने के लिए गाड़ी चाहिए होती है, उसी तरीके से। तो इसीलिए वेक्टर डीएनए को हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं व्हीकल, और जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम पैसेंजर डीएनए कह सकते हैं। तो जो हमारा वेक्टर डीएनए है उसको भी हमें सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराना होगा ताकि सेम तरीके के एंड्स जनरेट हो सके दोनों में, है ना। तो फॉरेन डीएनए को जिस भी एंजाइम से कट कराया है उसी से ही वेक्टर डीएनए को कराएंगे, सेम तरीके के एंजाइम से। उसके बाद फिर जो हमारा फॉरेन डीएनए के अलग अलग फ्रेगमेंट्स हैं उसमें से जो फ्रेगमेंट ऑफ इंटरेस्ट है या जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको अलग कर लेंगे, और उसके बाद जो हमारा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है या फ्रेगमेंट ऑफ इंटरेस्ट है इसको वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ देंगे, लाइगेट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम, और इस तरीके से हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है तैयार हो जाएगा। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम अपने डिज़ायर्ड होस्ट में ट्रांसफ़र कर देंगे, और उसके बाद जब होस्ट की कॉलोनी जो है डेवलप हो जाएंगी, ग्रो कर जाएंगे, यानी होस्ट ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई कर जाएंगे, तो फिर जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं, मतलब जिनके अंदर एक्चुअली में रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, उनको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया से या कॉलोनी से अलग कर लेंगे। उसके बाद फिर जो हमारा ट्रांसफॉर्मेंट है यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिन बैक्टीरिया के अंदर है या होस्ट के अंदर है उनको फिर हम बाद में क्लोन कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए के दो पर्पज़ होते हैं। एक तो ये होता है कि हमारा जो डिज़ायर्ड जीन है उसकी हम क्लोनिंग करवाएं ताकि वो हमारे पास ज़्यादा नंबर में रहे, ठीक है। और दूसरा होता है कि अगर हम चाहें तो इससे एक स्टेप आगे भी जा सकते हैं और जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको एक्सप्रेस भी करा सकते हैं किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, अगर हमें कोई डिज़ायर्ड प्रोडक्ट चाहिए तो। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई प्रोटीन है जो कि ह्यूमन सोर्स का है और हमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा बनवाना है तो हम उसको किसी और ऑर्गेनिज्म में उसके जीन को डालकर, यानी उसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाकर किसी और के अंदर डालकर प्रोडक्ट बनवा सकते हैं। अगले वाला जो चैप्टर है उसमें आप अच्छे से समझ पाएंगे इसको, जिसमें कि एप्लीकेशन वाला है, जहाँ पर एक एग्जाम्पल आता है ह्यूमन इंसुलिन का, कि कैसे ह्यूमन इंसुलिन को बैक्टीरिया के अंदर बनवाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब एक बात ये आती है कि जब हम फॉरेन डीएनए में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करते हैं तो उसके बहुत सारी फ्रेगमेंट्स कट जाती हैं, पर सारी फ्रेगमेंट्स तो हमें नहीं चाहिए ना, उसमें से हमें एक पार्ट चाहिए जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंसुलिन बनवाना चाह रहे हैं तो पहले हम इंसुलिन का रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, मतलब इंसुलिन का जो जीन है उसको पहले सेपरेट करेंगे। उसके लिए आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमारी बॉडी में जो भी प्रोडक्ट बनता है उसकी जो कोडिंग है वो हमारे डीएनए में है, यानी डीएनए में उस पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए जीन होगा। ठीक है, तो वो जो जीन है, जीन मतलब कि फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए, तो जैसे फॉर एग्जांपल इंसुलिन प्रोटीन जो हमारी बॉडी में बनता है उसका जीन हमारे डीएनए में होता है, फिर उस जीन से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से फिर प्रोटीन यानी कि वो इंसुलिन बनता है। तो अगर हमें इंसुलिन किसी और में बनवाना है तो फिर हमें ह्यूमन सेल में से उस इंसुलिन के जीन को अलग करना पड़ेगा, और उस जीन को जब हम अलग करेंगे फिर उसको एक वेक्टर में डालना पड़ेगा। वेक्टर के साथ जोड़कर क्या होगा, फिर वो एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। फिर डिज़ायर्ड होस्ट में उसको डाल देंगे, पहले उसकी क्लोनिंग करवाते हैं, फिर उसको जिसमें एक्सप्रेस करवाना है तो फिर हम एक्सप्रेस भी करा सकते हैं और प्रोटीन बनवा भी सकते हैं इंसुलिन। तो आइडिया ये होता है। बात ये है कि जो फॉरेन डीएनए है उसमें से हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, मतलब अगर मान लीजिए ह्यूमन का डीएनए है जो कितना बड़ा होता है, उसमें से हमें इंसुलिन का जीन निकालना है, तो वो आसान बात तो है नहीं। हमने
हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट भी कर लिया, पर हम सॉल्यूशन में पहचानेंगे कैसे कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो कौन सा है। तो इसीलिए जीन ऑफ इंटरेस्ट को बाकी फ्रेगमेंट्स में से अलग करने के लिए एक प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है जिसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। अब बात करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि जो डीएनए के डिफरेंट साइज़ के फ्रेगमेंट्स हैं उनको साइज़ के बेसिस पर सेपरेट किया जाता है। फिर जो हमारा डिज़ायर्ड फ्रेगमेंट होता है उसको हम वहाँ से पिक कर लेते हैं। तो अब बेसिकली इस प्रोसेस में ये होता है कि एक प्लेट होती है जिसमें कि जेल को पोर किया जाता है, फिर उस जेल को सेटल होने दिया जाता है और फिर वहाँ पर अपना डीएनए लोड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस करते हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी जब उससे पास होती है तो डीएनए क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होता है तो डीएनए पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ भागता है और साइज़ के हिसाब से तेज़ और धीरे फ्रेगमेंट जाते हैं, जिससे कि जो सबसे छोटा फ्रेगमेंट होता है वो सबसे आगे रहता है और सबसे बड़े फ्रेगमेंट जो होते हैं वो पीछे होते हैं। और इसको हम इमेज से समझते हैं कि ये प्रोसेस किस तरीके से होती है। देखिए जैसे इस इमेज में दिखाया गया है कि सबसे पहले हमारे पास एक अपरेटस होता है, एक प्लेट जैसे होती है। फिर उस प्लेट में हम जेल पोर करते हैं। जेल का भी एक प्रिपरेशन का तरीका होता है और उसके बाद फिर हम इसको पोर कर देते हैं, कुछ टाइम के लिए वेट करते हैं तो वो जेल सॉलिडिफाई हो जाता है। सॉलिडिफाई होने से पहले जब हम जेल को पोर करते हैं उसी टाइम हम यहाँ पे एक कॉम्ब या एक कंघी के आकार की चीज़ होती है जिसको लगा देते हैं। फिर जब ये जेल सॉलिडिफाई होने के लिए हम छोड़ते हैं, जब ये सॉलिडिफाई हो जाता है तो उस कॉम्ब को निकाल लेते हैं। उस कॉम्ब को निकालने की वजह से जहाँ पर कॉम्ब लगाया गया था वहाँ पर कुछ ऐसे होल्स बन जाते हैं जिनको हम वेल्स कहते हैं। अब इन वेल्स में ही हम अपना डीएनए लोड करते हैं। तो वेल्स में हम डीएनए का सॉल्यूशन एक माइक्रो पाइपेट की हेल्प से लोड कर देते हैं। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा सैंपल्स हैं तो दूसरे वेल्स में भी हम लोड कर सकते हैं। उसके बाद जब हम ये लोडिंग कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हम इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद फिर हम इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देते हैं और फिर वायर के थ्रू इसको एक इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की सोर्स से। फिर जब हम इसको ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू होती है। तो यहाँ पे हमें पता है कि वेल्स जिस साइड होते हैं वहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और डीएनए भी नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इसलिए डीएनए नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव की तरफ भागना शुरू होता है जेल के थ्रू। तो ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ रन करना शुरू करते हैं ड्यू टू अट्रैक्शन। और फिर ये जो फ्रेगमेंट्स क्योंकि अलग अलग साइज़ के होते हैं तो जो फ्रेगमेंट जितनी बड़ी होगी वो उतना धीरे मूव करेगी जेल पर, जबकि जो फ्रेगमेंट जितनी छोटी होगी वो उतना जल्दी मूव करेगी। इस वजह से साइज़ के अकॉर्डिंग या साइज़ टू मास रेशो के अकॉर्डिंग ये सेपरेट हो जाती हैं फ्रेगमेंट्स। उसके बाद हम अपने प्रोब की हेल्प से हम आगे चल के ब्लॉटिंग में अपनी डिज़ायर्ड फ्रेगमेंट को पहचान लेते हैं और फिर उस डिज़ायर्ड फ्रेगमेंट को इस जेल से निकाल लेते हैं। इस जेल से निकालने की जो प्रोसेस होती है डिज़ायर्ड फ्रेगमेंट को, उसको इल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, बट इससे पहले एक और बात है कि हम फ्रेगमेंट्स को विजुअलाइज भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है फिर हम अपनी इस प्लेट को या ये जेल का अपरेटस है इसको यूवी के अंडर रखते हैं तो वहाँ पे हमें कलर्ड बैंड्स दिखाई देते हैं। तो हम समझ जाते हैं कि जो हमारा डीएनए है वो साइज़ टू मास रेशो के अकॉर्डिंग सेपरेट हो गया है। इस तरीके से आज ही हमने कुछ टॉपिक्स इस चैप्टर के कवर किए। अभी इस चैप्टर को मैं इस वीडियो में पूरा कवर नहीं करूँगी। रीज़न ये है कि जितना मैंने आपको बताया है या समझाया है उसको एक बार एनसीईआरटी से पढ़ें, समझें और उसके बाद बाकी का जो ये चैप्टर है हम कल पूरा कवर कर लेंगे। कल हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर से कि वेक्टर क्या होता है, एक अच्छे वेक्टर के लिए क्या क्या चीज़ें उसमें चाहिए, क्या क्या फ़ीचर्स हैं वेक्टर के, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को हम समझेंगे और इस चैप्टर को हम कल कंप्लीट कर लेंगे। फ़िलहाल के लिए आपके लिए ये टास्क है कि इस चैप्टर को अच्छी तरीके से एनसीईआरटी से पढ़ें।